हाँ बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों ने सुना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये हमारे पास एक प्लेनेट है। प्लेनेट का सेंटर ओ लिया है, मास एम है, और प्लेनेट के सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस पर एक सैटेलाइट हम लोगों ने अरेंज किया है। ठीक है, प्लेनेट सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस पर सैटेलाइट दिया है। सैटेलाइट का अपना ऑन मास है 10 स्मॉल एम, और सैटेलाइट बड़ा एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, परफेक्ट सर्कल पर मूव कर रहा है। अब अगर आपको पता है कि सैटेलाइट अगर सर्कुलर पाथ ट्रेस कर रहा है, इसका मतलब सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है वो एक्चुअल में ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल ही है। क्योंकि अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से सैटेलाइट वेलोसिटी मिसमैच हो जाएगी तो सबसे पहले तो क्या करेगा आटम, वो इलेप्टिकल पाथ को ट्रेस करेगा, और अगर फर्दर ज्यादा मिसमैच हुई तो फिर जाकर पैराबोलिक या हाइपरबोलिक शेप को लेगा आटम। यही कंडीशन होती है। अब यहाँ पर बंदा कह रहा है कि सर्कुलर पाथ है, क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल है। ठीक है बेटा, और आपको बताया गया जो वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट जी एम अपॉन आर। क्या मेरी बातें समझ में आती है? पोटेंशियल है, तो कंडीशन चल रही थी। अब रेडियल डायरेक्शन में डीप स्पेस से एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट आया डीप स्पेस से। ठीक है, ये जो डीप स्पेस से ऑब्जेक्ट आ रहा है इसका मास लिया हम लोगों ने m, और ये रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल का मतलब अलोंग द रेडियस आ रहा है, और इसने सैटेलाइट को हिट किया और सैटेलाइट से स्टिक हो गया, अटैच हो गया, कोलिजन करके अटैच ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा जो ऑब्जेक्ट है, जो डीप स्पेस से स्मॉल है मास का ऑब्जेक्ट आया है, इसको हमने कहा है क्वेश्चन में p, तो इसका मास है स्मॉल है और इसकी वेलोसिटी हम लोग ले लेते हैं v। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये सैटेलाइट को हिट कर रहा है और सैटेलाइट से ही अटैच हो गया। अब अटैच होने के बाद में फिर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसने जो सैटेलाइट है और जो ऑब्जेक्ट है इनका जो कंबाइंड फॉर्म हो गया, इस कंबाइंड फॉर्म ने क्या किया, इलेप्टिकल पाथ ट्रेस करना स्टार्ट कर दिया। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो इलिप्स की फॉर्म में जा रहा है। तो बेटा आप जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, आप खुद सोचिए, एक बार रफली आइडिया लीजिए कि जो सैटेलाइट है बिफोर कॉलिजन, सैटेलाइट का बिफोर कॉलिजन वेलोसिटी क्या है, vo, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, और जो पार्टिकल है p, जो पार्टिकल p आ रहा है वो कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, v। मानते हो इस बात को? तो पार्टिकल ने जर्क दिया, थ्रस्ट दिया v, और इसकी ऑन वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट था। ये तो आप भी समझ सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में तो मूव करेगा, यस और नो। तो जो सिस्टम है वो सिस्टम कुछ इस तरह से जाएगा, कंफर्म। अब जो मूवेबल सिस्टम होगा उसका फाइनल मास क्या हो जाएगा, 11 एम। तो सैटेलाइट का मास 10 एम, और बॉडी जो आगे स्टिक हो रही है, चिपक रही है, अटैच हो रही है, उसका मास है स्मॉल एम। तो टोटल मास कितना हो गया, 11 एम। यस और नो, पोटेंशियल कोई दिक्कत नहीं था। तो ये 11 एम मास का जो सिस्टम है ये कुछ v1 वेलोसिटी से इस तरफ चलेगा, यस और नो, कोई दिक्कत? अब इसने सपोज कीजिएगा रेडियल डायरेक्शन से एंगल बना लिया थीटा। कितना एंगल बनाया, थीटा। तो जो पार्टिकल है वो इलेप्टिकल पाथ पर मूव कर रहा है। इलेप्टिकल पाथ पर मूव कर रहा है। अब इलेप्टिकल पाथ पर क्या होता है, आपको पता है कि एक लॉन्ग एक्सिस होता है, एक शॉर्ट एक्सिस होता है, और एक होता है इसका फोकस, फोकल पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप खुद सोचिए, ये जो फोकल पॉइंट है इससे फारथेस्ट डिस्टेंस जो है वो ये होगी, और नियरेस्ट डिस्टेंस जो कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस वो ये होगी। मानते हो इस बात को, फोकस से। अब जो नियरेस्ट डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं, पेरिजी। इस नियरेस्ट डिस्टेंस को बोलता है पेरिजी, और लार्जेस्ट डिस्टेंस है फारथेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं अपोजी। याद रखिएगा, ठीक है। तो पेरिजी मतलब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, अपोजी मतलब लार्जेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये मैथ्स वाले बच्चों ने तो जब भी इलिप्स पढ़ा होगा तो इसमें आप लोगों ने डिस्कस भी किया होगा इलेप्टिकल पाथ पर। तो देखिए सुनिए बेटा, जब ये पेरिजी कंडीशन में है तो उसमें रेडियस कितनी हो गई बेटा, पाथ की रेडियस r/2। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिस्टम है
कितने मास का 11m, 10m सैटेलाइट, स्मॉल m पार्टिकल। तो 11m का जो सिस्टम है ना उसकी वेलोसिटी मैंने कितनी ले ली v2, और यहाँ पर 11m मास का जो सिस्टम है उसकी वेलोसिटी क्या ले ली v1। ये टोटल मास 10 प्लस m तो 11m हो गया ना। बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? कोई एक्सक्यूज, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं था? तो जिस तरह का सिस्टम हमारे पास तैयार होगा, क्या ये बात पकड़ में आई या नहीं आई? कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं था? तो अब बेटे हम लोग इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो बेटे आपको पता है कि यहाँ पर आफ्टर कॉलिजन दोनों बॉडी अटैच हो गई, तो इसका मतलब कौन सा कॉलिजन की कैटेगरी में चला गया? परफेक्टली इनइलास्टिक। कौन सी कैटेगरी में चला गया ना? परफेक्टली इनइलास्टिक में चला गया। मानते हैं इस बात को? तो इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और लीनियर मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको वेक्टोरियली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा? बिफोर कॉलिजन मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, along रेडियस या रेडियल डायरेक्शन, तो रेडियल डायरेक्शन में बात करें, ठीक है? हाँ जी, तो देखिए ना along रेडियल डायरेक्शन, तो ना रेडियल डायरेक्शन के along बात करते हैं, मतलब along द रेडियस। तो देखो अब दिमाग लगा रहा था, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है? P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इट मींस बिफोर कॉलिजन इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम। डन। तो कॉलिजन से पहले रेडियल डायरेक्शन में कौन है? देखो आप खुद ही देखो, कॉलिजन से पहले सैटेलाइट किस तरफ जा रहा है? सैटेलाइट 10m मास के साथ किधर जा रहा है? टेंजेंशियल। जबकि रेडियल डायरेक्शन में कौन आ रहा है? एस्ट्रोनॉमिकल पार्टिकल जा रहा है। आप देखिए सैटेलाइट तो टेंजेंशियली जा रहा था कॉलिजन से पहले, यस और नो? और ये स्मॉल m जो मास का पार्टिकल है वो रेडियल डायरेक्शन में आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा? अलोंग द रेडियस। तो दिक्कत है। तो कॉलिजन से पहले रेडियल डायरेक्शन में मोमेंटम कितना हुआ? m इंटू वी। देन आफ्टर कॉलिजन, अब कॉलिजन के बाद का प्रोग्राम लो। कॉलिजन के बाद का प्रोग्राम क्या रहेगा बेटा? देखिए ध्यान दीजिए, टोटल मास कितना है? 11m। तो आफ्टर कॉलिजन रेडियल डायरेक्शन, तो कॉलिजन के बाद में रेडियल डायरेक्शन में मोमेंटम कितना हो जाएगा? ध्यान देना, 11m मास हो गया पक्का, और वेलोसिटी कितनी? v1। तो यहाँ पर कितनी वेलोसिटी आएगी बच्चों बताओ? v1 cos ऑफ, बताओ बेटा, 11m मास हो गया और v1 cos ऑफ थीटा। ये रेडियल डायरेक्शन के अलोंग मैंने बात की। अगर दिमाग को उलझन हो तो बोलो, ठीक है? वो ज्योमेट्री लिटरली बहुत अच्छी है इसके लिए। फिर से ध्यान दो, एडवांस लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है, दिमाग लगाना। तो कॉलिजन से पहले रेडियल डायरेक्शन में कौन है? m इंटू वी। क्योंकि कॉलिजन से पहले दो सिस्टम है, एक तो है पार्टिकल और एक है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट तो रेडियल डायरेक्शन में जा रहा था, सॉरी सैटेलाइट तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जा रहा था। रेडियल डायरेक्शन में कौन आ रहा है? सिर्फ स्मॉल m, तो स्मॉल m इंटू वी। और कॉलिजन के बाद में टोटल मास कितना हो गया? 11m। तो रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी जाएगी? v1 cos थीटा। तो 11m v1 cos थीटा। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्लियर है पक्का? कोई समस्या? अब बेटा टेंजेंशियली बात कर ले। टेंजेंशियल डायरेक्शन लेते हैं, तो कॉलिजन से पहले टेंजेंशियल डायरेक्शन में कौन है? 10m इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी। बताइए टेंजेंट, तो कॉलिजन से पहले टेंजेंट में कौन है? सैटेलाइट है सिर्फ, मास 10m, वेलोसिटी vo या फिर u या फिर रूट gm अपॉन r। तो 10m इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी, यस। और कॉलिजन के बाद टेंजेंट डायरेक्शन में कौन है? तो कॉलिजन के बाद टेंजेंट डायरेक्शन मोमेंटम कितना होगा? 11m, ये तो मास हो गया, और वेलोसिटी क्या होगी? v1 sin थीटा। हाँ ना?
कॉलिजन के बाद, आफ्टर कॉलिजन, 11 है मास है, इसकी वेलोसिटी है v1 कॉलिजन के बाद, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन कितना कंपोनेंट होगा v1 sin ऑफ थीटा। यस और नो? पक्का? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? कंफर्म? अब हम लोग बात करें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लो। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है ना, J इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। तो हम लोग बेसिकली सर्कुलर पाथ की बात करते हैं, रेडियल वगैरह की बात करते हैं, साइन थीटा 1 हो जाएगा तो r इंटू पी। अब पी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर, ये होगा ना एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या कह रहा है, कॉलिजन से पहले एंगुलर मोमेंटम और कॉलिजन के बाद एंगुलर मोमेंटम। यस और नो? तो दिक्कत, एंगुलर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन मस्ट बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ठीक, एंगुलर मोमेंटम को आप जे के अलावा एल से भी शो कर सकते हैं, जानते हो ये बात आप लोग। जनरली केमिस्ट्री पार्ट में एल शो करते हैं, फिजिक्स में जे भी शो कर देते हैं, एल भी शो कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, तो जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो देखिए समझना ध्यान से, अच्छी तरह समझना। तो अगर मैं बात शुरू करता हूँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ की, तो एंगुलर मोमेंटम कब शुरू हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कॉलिजन के बाद तो स्टार्ट हुआ मोशन के लिए, समझ सकते हो, कंबाइंड फॉर्म में। तो कंबाइंड फॉर्म में एक बार तो एंगुलर मोमेंटम ले लो जस्ट कॉलिजन स्पॉट पर, और फिर एंगुलर मोमेंटम ले लो इस पेरिजी पॉइंट पर। एक कॉमन पाथ में ही ले सकते हो आप लोग, दो अलग अलग लोकेशन पर। तो देखिए ना, जब से इलेप्टिकल पाथ शुरू हुआ तो उसके बाद मैं दो लोकेशन ले रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए। तो एक तो जस्ट कॉलिजन स्पॉट को ले लेता हूँ मैं, तो कॉलिजन स्पॉट पर मास कितना है बच्चों, 11 m। देखिए एक स्टेप चल रहा हूँ मैं, m आ गया 11 m। ठीक है, अब कॉलिजन स्पॉट जो था उस पर रेडियस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है, तो v1 sin थीटा। देखिए कॉलिजन के, जैसे कॉलिजन हो तो वेलोसिटी क्या होगी v1, मास कितना होगा 11 m, तो रेडियस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी होगी v1 sin थीटा। यस और नो? समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? डन। तो क्या हो जाएगा v1 sin ऑफ थीटा, ये वेलोसिटी की बात हुई। r क्या रेडियस, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है r, ये तो ले लीजिए इनिशियल वैल्यू। अब पेरिजी पॉइंट को सेलेक्ट कर लीजिए, तो पेरिजी पॉइंट पे क्या पोजीशन है, मास तो 11 है, मास m हो गया, वेलोसिटी कितनी बच्चों v2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से कितनी r/2। बताइए कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या, कोई टेंशन नहीं? तुम्हारा टारगेट है काउंट क्या करना है, v काउंट करना है। ये जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी आई है उसकी वेलोसिटी काउंट करनी है आपको, v चाहिए। तो अब हमारा टास्क ये रहेगा कि v1 को और v2 को दोनों को हम लोग क्या करेगा, v0 और v की फॉर्म में स्विच कर दें, क्योंकि v तो मुझे चाहिए और v0 की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है √gm/r। तो ये मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो मैं इस टारगेट की तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ, ध्यान दो, ढंग से सुनो। हाँ जी, यहाँ से देखिए तो m कैंसिल हो गए, यस और नो? मुझे चाहिए v1 की वैल्यू, v और v0 की फॉर्म में, v0 मेरे पास है और v मुझे चाहिए, तो मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, तो इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो इक्वेशन 1 स्क्वायर तो क्या आ गया v स्क्वायर, और प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर तो कितना आ गया 100 v0 स्क्वायर। बताओ 10 स्क्वायर तो 100 और v0 का स्क्वायर, यस और नो? अब RHS को स्क्वायर करके ऐड करें, तो देखिए 11 v1 और 11 v1, तो 11 v1 स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा पर sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया कि? बताइए कोई दिक्कत तो नहीं? स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 11 v1 स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा पर sin स्क्वायर थीटा 1 कर दिया। ठीक है, तो ऐसे स्क्वायर टाइम के रूट में डाल देंगे 11 v1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट v स्क्वायर प्लस 100
वी नॉट स्क्वायर और 11 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में शिफ्ट कर दूँ क्या, ये लीजिए। तो यहाँ से मेरे पास आ गया V1 की वैल्यू, ये V1 मेरे पास अवेलेबल है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा मेरा एक टारगेट सॉल्व हो चुका है कि मेरे पास V1 की जो वैल्यू है V और V नॉट की फॉर्म में आ चुकी है। V नॉट में रिप्लेस कर दूंगा फाइनली लास्ट में, और V मुझे चाहिए। ठीक, अब ये टारगेट मेरा आपको V2 के साथ करना है, तो V2 के साथ सेम कंडीशन अप्लाई करो। ध्यान दीजिएगा सभी अच्छे से। अगर मैं V2 पर बात करूँ, देखिए ध्यान दीजिए 11m कम्प्लीटली कैंसिल आउट कर देंगे आप लोग, पक्का? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, और साथ में तो हम लोग R2 R भी कैंसिल कर सकते हैं, तो दिक्कत तो नहीं। अब देखो सुनो V1 साइन थीटा नजर आ रहा है आपको? तो देखिए V1 साइन थीटा में क्या लिखूँ, 10 V नॉट अपॉन 11, क्या रिप्लेस कर दो फ्रॉम इक्वेशन 2? बताइए, इक्वेशन 2 से V1 साइन थीटा क्या लिख सकते हो, 10 V नॉट अपॉन 11, तो 10 V नॉट अपॉन 11 ये आ गया, इज इक्वल टू V2 अपॉन 2 को ट्रांसफर कर दो, 20 कर देंगे इसको। तो लीजिए V2 का रिप्लेसमेंट भी आ चुका है हमारे पास, यस और नो? दिक्कत तो समस्या टेंशन वाली बात नहीं, ओके? तो ये कंडीशन है, ओके? हाँ जी तो V1 और V2 दोनों को हम लोगों ने स्विच कर दिया था। अब ये वैल्यूज को हम लोग सेटल करेंगे, ध्यान दो, ढंग से सुनो। तो चलिए अब बेटा फाइनली हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन पर फोकस करते हैं। अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, तो एनर्जी कंजर्वेशन पर बात हम लोग करें तो देखिए इनिशियल एनर्जी जब कॉलिजन हो गया, दोनों बॉडी स्टिक हो चुकी है तब, तो उसके बाद टोटल एनर्जी यहाँ निकाल लो एट कॉलिजन पॉइंट, और फिर टोटल एनर्जी पेरिजी पॉइंट पर निकालो, डन है? तो टोटल एनर्जी में क्या क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो जस्ट कॉलिजन कर दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m v स्क्वायर तो v1 स्क्वायर, ये सो लो। ग्रेविटेशन पोटेंशियल माइनस g m1 m2 कितना हो जाएगा, अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगी r, बोलिए, माइनस जी m1 m2 पर r, तो माइनस जी m1 क्या ले लिया कैपिटल M, m2 क्या ले लिया 11 m, दोनों में गैप कितना है r, बोलिए। देन फाइनल हाफ m कितना 11 m, और वेलोसिटी कितनी है v2 स्क्वायर, एंड देन पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 और m2 कितना है अपॉन डिस्टेंस कितना था r/2, तो r/2 को ऊपर पहुंचा थे, ये लीजिए। बताइए कोई डाउट हो तो, कोई परेशानी हो तो। 11m प्रॉब कैंसिल कर सकते हो क्या, 11m देखिए 11m कॉमन ले कैंसिल कर दोगे फोर चारों स्टेप में से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब क्या दिख रहा है v1 स्क्वायर बाय 2, तो मैं वैल्यू अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, विजिबल है? तो देखिए ध्यान दीजिए, मैं v1 स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर, v1 स्क्वायर आपके सामने था, ये वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो v1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, v स्क्वायर प्लस 100 v नॉट स्क्वायर, v1 स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूँ, 11m तो कैंसिल हो गया था, v स्क्वायर प्लस 100 v नॉट स्क्वायर, तो स्क्वायर करते रूट कैंसिल, और 11 121, बताइए कोई डाउट कोई परेशानी, अपॉन 2, हाँ जी प्लस ये माइनस 2 GM अपॉन आर, और ये माइनस GM अपॉन आर, इसको ट्रांसफर तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस GM अपॉन आर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा कि प्लस 2 और ये माइनस 1, तो ओनली GM अपॉन आर, यस और नो, तो एक्सक्यूज दिक्कत नहीं था, इज इक्वल टू v2 स्क्वायर, तो v2 की वैल्यू है हमारे पास, रखिएगा, तो v2 स्क्वायर, तो v2 स्क्वायर कितना आएगा बताइए, 400 v नॉट स्क्वायर अपॉन 121, यस, v2 स्क्वायर बाय 2, ये लीजिए,
क्या ये बातें क्लियर है? तो एक्सक्यूज, तो दिक्कत, तो परेशान नहीं था। अब देखिए दिमाग लगेगा अच्छे से ढंग से। तुम्हारा टारगेट क्या? तुम्हारा टारगेट है बी, तो बी वाली टर्म को तो एक साथ रखो ना, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देख ध्यान देना, अच्छे से ढंग से सुनना। अगर मैं 2 एलसीएम लूँ तो बेटा ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 2 बॉटम में कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी ध्यान देना, बी स्क्वायर अपॉन 121, ध्यान से ढंग से सुनना ना, बी स्क्वायर अपॉन 121, बी स्क्वायर अपॉन 121, ठीक है। 100 बी नॉट स्क्वायर अपॉन 121 ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस वाली टर्म को मैंने ट्रांसफर किया, तो 400 बी नॉट स्क्वायर अपॉन और 100 बी नॉट स्क्वायर अपॉन 400 माइनस 100 300 लिख दो डायरेक्टली, 300 बी नॉट स्क्वायर अपॉन 121, यस और नो, पक्का। अब ये 2 जी एम अपॉन आर है, ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 जी एम अपॉन आर। क्या मेरी बातें समझ में आई? ये 2 मल्टीप्लाई कर 2 मैंने थ्रूआउट कैंसिल कर दिया, कंफर्म, तो दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिए सुनिएगा सभी बेटा, बी स्क्वायर अपॉन 121 इज इक्वल टू 300 अपॉन 121, अब बी नॉट स्क्वायर, ये देखिए बी नॉट स्क्वायर करेंगे तो रूट जी मतलब बी नॉट स्क्वायर करके जी एम अपॉन आर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ रहा, जी एम अपॉन आर माइनस 2 जी एम अपॉन आर, यस और नो। तो बी स्क्वायर अपॉन 121 इज इक्वल टू, बच्चों जी एम अपॉन आर कॉमन ले लूं, बताओ। अब ये 300 अपॉन 121 माइनस 2, तो 300 माइनस 242 अपॉन 121 लिखे तो कोई नाराजगी है क्या? जी एम अपॉन आर तो कॉमन ले लिया तुम लोगों ने, 121 एलसीएम लिया तो बेटा 121 इंटू 2 242, 300 माइनस 242 अपॉन 121, यस और नो, पक्का। तो एक्सक्यूज, इस सिचुएशन में बेटा 121 कैंसिल करो, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रहा, 58 जी एम अपॉन आर, और स्क्वायर टाइम को अंडर रूट डाल देंगे ना, दिस इज द आंसर। तो इसमें जो भी टर्म्स आपको दिखाई दे रही है सारी हमारे पास अवेलेबल है। कैपिटल एम मास क्वेश्चन में आपको रेफरेंस के फॉर्म में गिवन है, आर डिस्टेंस भी गिवन था, तो ऐसा कुछ नहीं है जो अननोन हो, थोड़ा अपने एक वैल्यू को काउंट किया। अच्छा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री वाइज काफ़ी ठीक क्वेश्चन है, आपको दिमाग में रखना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी